नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम लोग विशेषण यानी एडजेक्टिव को समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है और आशा कर रहा हूं आपका दिन आज बहुत अच्छा होगा और दिन की शुरुआत भी बहुत ही शानदार तरीके से हो रही होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी से आप लोग आ जाइए। फिर आज हम संख्यावाचक विशेषण से चीजों को शुरू करने वाले हैं और कोशिश करेंगे आज विशेषणों को पूरी तरह से समझ लिया जाए, जो बाकी के 3 भेद हैं। उसके उपरांत हमको प्रविशेषण समझना है। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, जो विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण हैं, उनको हमको देखना होगा और अंत में हम विशेषण की अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज और कल 2 कक्षाएं लग जाएंगी। कैसे हैं आप सब, एक बार मुझे बताइए और अपनी प्यारी प्यारी स्माइल से हमारी क्लास के शानदार से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, जिससे एक अलग ही पॉजिटिविटी आए। और वो स्माइल केवल और केवल कमेंट बॉक्स में नहीं रहनी चाहिए, वो आपके चेहरे पर भी होना चाहिए। क्या चाहे आप बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं, सालों में आप 2-4 बार ही हंसे हैं, पर आप प्रतिदिन मेरे साथ या मेरी कक्षा में जब भी एंटर हो तो एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर हो और वो स्माइल कहती हो हम होंगे कामयाब, निश्चित रूप से। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हाँ देखूं, हाँ ये बात ऐसे रहना चाहिए। देखो, हमको अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, पर रो रो के और मर के नहीं, प्रसन्न रहते हुए, मेहनत करते हुए हमको प्राप्त करना है। खूब खुश रहना है, ठीक है। बॉडी फिट रखनी है, मन को फिट रखना है, नॉलेज को एनहेंस करना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। ये थोड़ी ही उस टारगेट के लिए मर जाना है, ठीक है। मेहनत करनी है दबा करके, ठीक है। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है विशेषण। क्या चल रहा है? विशेषण नामक टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, जिसको एडजेक्टिव अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। एडजेक्टिव कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, वो आप ध्यान रखें। और आपको पता है कि हमारे द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है? हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है भेद। बिल्कुल, आपकी स्माइल मेरे तक पहुंच गई है, बहुत शानदार। अब ये प्यारी प्यारी स्माइल नॉर्मली आपके मन में रहनी चाहिए और क्लास का आनंद लो, ठीक है। तो हमने कल गुणवाचक विशेषण को बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम संख्यावाचक विशेषण को समझने का प्रयास करेंगे और इसी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत बहुत सारे भेद उपभेद हैं, पर वो बहुत सरल हैं। जब मैं आपको सब समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। बस आप धैर्य से बैठिए, देखिए, लिखिए। जब मैं पूछूंगा कि डाउट है या नहीं है, तब आपको बोलना है। इसलिए सबसे अच्छी क्लास ये होती है कि फालतू कमेंट्स ना आए और चीजों को आप देखते रहें, पढ़ते रहें। चलिए, तो दूसरा जो हमारा क्या है? दूसरा जो हमारा विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है मेरे बाबू? वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हमारा ये होता है। और संख्यावाचक विशेषण जैसा नाम से ही पता लग रहा है, नाम ही देखो, विशेषण का मतलब तो आपको पता है, जो विशेषता बताता है या जो बात करे किसी के बारे में, उसको विशेषण कहते हैं। परंतु आप यहाँ पर देख सकते हो, वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब होता है बताने वाला। वाचक का मतलब क्या होता है? बताने वाला होता है, बताने वाला। और संख्या का मतलब क्या होता है? संख्या का मतलब संख्या ही होता है। नंबर से इसका अर्थ आ रहा है, क्या आ रहा है? नंबर। यानी कि वे शब्द संख्यावाचक विशेषण, वे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं। वे शब्द जो संख्या यानी कि नंबर का बोध कराते हैं। किसका? नंबर का बोध कराते हैं, नंबर का बोध कराते हैं। वे शब्द जो संख्या या नंबर का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताने की कोशिश करता हूं तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने यहां पर लिखा आपका लड़के, मैंने यहां पर लिखा लड़के। मैंने यहां पर लिखा आपके हाथी, मैंने यहां पर क्या लिखा? हाथी। मैंने यहां पर क्या लिखा? आपका हाथी। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं लड्डू, ठीक है, लड्डू। और भाई साहब, लड्डू वड्डू की बात ना हो तो क्या फायदा? समोसे, ठीक है, समोसे। उसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका
कपड़े, है ना, कपड़े, कपड़े मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेड़। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमको पता ही ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब के सब आपके संज्ञा हैं, यानी कि ये विशेष्य हैं। इनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो विशेष्य के बारे में कितने तरह की बातें हो सकती हैं, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कितनी तरह की बातें हो सकती हैं। तो पहली बात तो उनके गुण दोष बताए जा सकते हैं, उनका रंग बताया जा सकता है, उनका आकार बताया जा सकता है, उनका स्थान बताया जा सकता है। ये तो हमने कहां पर देख लिया था, गुणवाचक में। बट संख्यावाचक में हम उनकी गिनती के बारे में भी तो बात कर सकते हैं। तो उनकी गिनती के बारे में, जैसे भाई कितने लड़के हैं, भाई 10 लड़के हैं, ठीक है। हाथी कितने हैं, भाई 5 हाथी हैं। कितने हैं, 5 हाथी हैं। या लड्डू कितने हैं भाई, भाई इसमें आप लिखो, इसमें आप लिख सकते हो कि ढेर सारे। इसमें आपने लिखा ढेर सारे, आपने शब्द लिखा ढेर सारे, ढेर सारे। जैसे आपने समोसे, भाई भूख लग रही है समोसे लेते आना, तो भाई कितने समोसे लेके आना, भाई गिन ले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई 10 लिए, 2 क्यों फालतू, एक एक तेरा मेरा एक्स्ट्रा। तो भाई कितने, 10 समोसे। पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 समोसे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कपड़े, तो भाई जो कपड़े धोने वाला है, ए कपड़े धोने वाले, हमारे कपड़े ध्यान से रखना। तू मेम साहब कितने हैं, 15 कपड़े हैं पूरे मिलाकर के। कितने, 15 कपड़े हैं। कितने, 15 कपड़े हैं। और पेड़ कितने हैं, तो बोला कि भाई 2 पेड़ खड़े हैं। कितने, 2 पेड़ खड़े हैं या 1 पेड़ खड़ा है। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो, यहां पर 10 लड़के, 5 हाथी, लड्डू ढेर सारे। लड्डू कितने, ढेर सारे, ढेर सारे। समोसे कितने, 12। कपड़े कितने, 15। कपड़े कितने, 15। कपड़े कितने हैं, 15। और पेड़ कितने हैं, 2। तो यहां पर ये 10, 5, ढेर सारे, 12, 15 और 2, ये सब के सब एक संख्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट, यानी कि यहां पर कोई ऐसा कारण नहीं है कि उससे हमको निश्चित संख्या का पता लगता है या अनिश्चित संख्या का पता लगता है। यहां पर आप देख सकते हो 10 है, 5 है, 12 है, 15 है, 2 है। तो एक फिक्स नंबर का आपको पता लग रहा है। और जहां पर एक फिक्स नंबर का पता चलता है, वहां पर संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। फिक्स का मतलब निश्चित। और जैसे यहां पर लिखा है ढेर सारे, या कई लिखा है, या बहुत लिखा है, या थोड़े लिखा है, या ज्यादा लिखा है, इस तरह से चीजें लिखी हुई हैं, तो हमको संख्या के बारे में एक गोल गोल आइडिया हो रहा है, पर एक फिक्स आइडिया हमको नहीं हो रहा है। इसलिए चीजें इनडेफिनिट हैं, अनिश्चित हैं। तो अनिश्चित संख्यावाचक में आपका चला जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो वे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, और ये आपके उदाहरण हैं। तो अगर आप यहां पर कहना चाहो कि 10, 5 और ढेर सारे, जैसे ये है कि 10 जो है आपका, ये आपका 10 है, ये 5 है, और ढेर सारे हैं, ये ढेर सारे। ये जो हमने तीनों चीजें यहां पर ये लिखी हुई हैं हमारी, ये क्या है, ये हमारे संख्यावाचक विशेषण है। ये क्या है मेरे बाबू, ये हमारे संख्यावाचक विशेषण है। ये हमारे संख्यावाचक विशेषण है। और यहां पर ये आपका समोसे, आपके 15 और 2, ये अगेन आपके क्या हो जाएंगे, ये भी आपके संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। तो इतनी बात हमने जान ली। अब संख्यावाचक विशेषण के बारे में मूल बात समझने के बाद अब हमको इसके भेदों की तरफ चलना है, जिसमें सबसे पहले भेद कौन सा आ जाता है, जिसमें सबसे पहले भेद आ जाता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बहुत ध्यान से समझना है, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या का मतलब तो एक नंबर से है, नंबर का पता लगेगा। और जब हमने उसके सामने निश्चित को लिख दिया है, निश्चित का मतलब पक्का, पक्का। जैसे पूछते हैं भाई कितने आदमी है वहां पर, भाई 10 आदमी, भाई पक्का, हाँ भाई पक्का। तो 10 आदमी, 10 आदमी आपने कहा, तो आपने एक फिक्स नंबर की बात करी। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसको कहा जाता है, कि जहां एक निश्चित, जहां एक निश्चित, निश्चित यानी कि फिक्स, निश्चित मतलब फिक्स, जहां एक निश्चित यानी कि फिक्स संख्या का पता चलता है, संख्या का पता चलता है, संख्या का
पता चलता है, जहां एक निश्चित संख्या का पता चलता है वहां पर कौन सा होता है, वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका रहता है। जैसे आप इसमें उदाहरण के तौर पर बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, उदाहरण के तौर पर इसकी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, हालांकि आगे उदाहरण आएंगे इसके। जैसे आपने लिख दिया 1, जैसे आपने लिख दिया 10, जैसे आपने लिख दिया दोनों, जैसे आपने लिख दिया दो गुना, जैसे आपने लिख दिया प्रत्येक, जैसे आपने लिख दिया प्रत्येक, जैसे आपने लिख दिया आपका डेढ़ 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 आदि आदि। तो आप इसमें देखो, मैंने यहां पर जो एग्जाम्पल लिए हैं वो निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत कितने भी आएंगे उनके बारे में सारी बात कर ली है। तो एक देखो, 1 नंबर का पता लग रहा है, 10 नंबर का पता लग रहा है। जब हम कह रहे हैं दोनों यानी कि दो का पता लग रहा है, अब वो किस तरह से है वो आपके भेद आगे आएंगे। दोनों, दो गुना, प्रत्येक यानी कि हर एक के बारे में बात कर, डेढ़ मतलब 1.5। तो हमको क्या पता लगता है, जब हमको एक निश्चित संख्या का पता चलता है तो उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत भी आपको पता है बहुत सारे भेद हैं, जिसमें सबसे पहले भेद आ जाता है गणनावाचक। कौन सा आ जाता है मेरे भाई, इसमें सबसे पहले भेद आ जाता है गणनावाचक। अब बार बार ये नहीं लिखेंगे गणनावाचक, निश्चितवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब सीधे सीधे चीजों को लिखने का और जानने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर लिखा है मेरे भाई गणनावाचक। तो गणना किसको कहते हैं, गणना कहा जाता है गिनती को। इसको कहा जाता है गिनती को, यानी कि जब हम एक्चुअल में गिनती कर रहे होते हैं, गिनती मतलब अंग्रेजी भाषा में जब हम काउंटिंग कर रहे होते हैं, तो काउंटिंग एक्चुअली में कैसे होती है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो गणना मतलब जब हम काउंटिंग कर रहे होते हैं, और काउंटिंग पूर्ण अंकों में भी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, आगे तक चीजें चली जाएंगी। और गिनती अपूर्णांकों में भी होती है, आधा, पौना, डेढ़, ढाई, सवा, इस तरह से भी चीजें आपकी जाती हैं। तो गणनावाचक का मतलब है जहां पर गिनती करी जाती है, जहां गिनती की जाती है, जहां गिनती की जाती है, का क्या होती है, जहां गिनती की जाती है। क्या होता है मेरे बाबू, जहां गिनती की जाती है। और गिनती करने के भी आपके 2 आधार हो सकते हैं। अब गणनावाचक जो है, गणनावाचक में आपको लिखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, गणनावाचक में आपको देखना चाहिए, पहला है पूर्णांक बोधक। क्या है बाबू, पूर्णांक बोधक, यानी कि जिससे हमको पूरी संख्या का पता लगे। पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्ण अंक, पूरा अंक, होल नंबर अपने आप में पूरा नंबर होता है। आप गणित में पढ़ते होंगे पूर्णांक, आप गणित में पढ़ते होंगे अपूर्णांक। तो पूर्णांक बोधक, तो पूर्णांक बोधक में अगर हम गिनती की बात करें तो क्या आ जाएगा, जैसे हमने लिख दिया 1, जैसे हमने लिख दिया 2 3, कितना भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिखें 5, जैसे हमने लिख दिया 7, जैसे हमने लिख दिया 12, जैसे हमने लिख दिया 16 आदि आदि। तो आप इनको देखोगे कि ये संख्यावाचक विशेषण कहीं भी आएंगे तो ये गिनती की श्रेणी में आ रहे हैं। कहीं पर आपने लिखा है जैसे 1 लड़का, 3 समोसे, 5 बंदर, 7 भालू, 12 पेड़, 16 लड़कियां, इस तरह से, ऐसे कोई भी, या व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो सकता है। तो जब आप गिनती कर रहे हो, और गिनती भी पूर्ण अंकों के माध्यम से, तो 1 अपने आप में पूरा है कि नहीं, 3 अपने आप में पूरा है कि नहीं, 5 अपने आप में पूरा है कि नहीं, 7 अपने आप में पूरा है कि नहीं, ऐसे ही 12 और ऐसे ही 16। तो पूर्णांक बोधक में हम पूरी संख्याओं के माध्यम से गिनती करते हुए नजर आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा 12 जो शब्द है ये कौन सा विशेषण है, तो आप देखते ही बता देंगे कि 12 का मतलब तो ये संख्यावाचक में जा रहा है। पर ये बहुत सरल प्रश्न है, अगर इससे भी थोड़ा टफ करने की कोशिश करेगा कि 12 बताओ कौन सा विशेषण है, वहां पर ऑप्शन रहेगा निश्चित संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक, तो आप सिलेक्ट कर ले जाएंगे कि भाई ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब वो और टिपिकल अगर क्वेश्चन को बनाना चाहता है कि 12 बताओ कौन सा विशेषण है, तो उसमें वो दे देगा गणनावाचक, उसमें वो दे देगा क्रमवाचक,
आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। तो आपको छांटना पड़ेगा कि 12 तो भाई एक पूर्णांक है, गिनती है, और वो गणनावाचक के अंतर्गत जाता है। देन आप किसको लगा देंगे? गणनावाचक को लगा देंगे। इस तरह से तो क्वेश्चन के लेवल जो हैं वो इजी टू हार्ड कैसे जाते हैं, इस तरह से आपको चीजें समझनी चाहिए। तो पूर्णांक बोधक आ गया, हम पूरे अंक की बात कर रहे हैं। पूर्णांक बोधक यानी पूरा अंक। पूर्णांक बोधक मतलब पूरा अंक। पूर्णांक बोधक मतलब पूरा अंक, और ये सब के सब इसके उदाहरण हैं। उसके बाद अगर हम यहां पर लिखें अपूर्णांक बोधक, क्या लिखे मेरे बाबू? हमारे द्वारा यहां पर लिखा जा रहा है अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक, तो अपूर्णांक शब्द को देखो, अपूर्णांक शब्द को देखने का प्रयास करो। हिंदी में केवल ये जानने का कोशिश मत करो कि भाई यही टॉपिक पढ़ना है या यही ना, अपनी नॉलेज को वास्ट करो। जितना ज्यादा आप मेहनत कर सकते हो, जितना ज्यादा सीखने की कोशिश कर सकते हो, मजा आएगा और पेपर में बल्ले बल्ले। तो देखो यहां पर एक चीज समझो, हमने ये वाला तो हमारा पुराना ही है पूर्णांक बोधक, इसमें केवल ये अ जुड़ा है। और बाबूजी ये अ क्या होता है? ये अ उपसर्ग होता है लाला, और इस उपसर्ग का मतलब नहीं की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में? नहीं या नो की सेंस में, नेगेटिव सेंस में हमेशा अ उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो पूर्णांक बोधक यानी कि पूरे अंक का बोध करवाने वाला, और अपूर्णांक बोधक तो अ मतलब नहीं है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। तो सीधी सीधी हम बात करें यहां पर, अपूर्णांक बोधक का मतलब होता है अधूरा अंक। तो अधूरा अंक कैसे आपको पता लग सकता है? तो अगर हम यहां पर कहें, जैसे हमने कहा आपका आधा, जैसे हमने कहा आधा, जैसे हमने कहा पौन, जैसे हमने कहा आपका सवा, जैसे हमने कहा डेढ़, है ना, जैसे हमने कहा डेढ़, जैसे हमने कहा ढाई, ढाई को ही अढ़ाई कहा जाता है, अढ़ाई कहा जाता है, अढ़ाई कहा जाता है, आदि आदि शब्द। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो कि हम यहां पर एक्चुअल में क्या है। अब ये आधा क्या होता है? ये 0.5 होता है कि नहीं होता है? पौन क्या होता है? 0.75 होता है कि नहीं होता है? सवा क्या होता है? 1.25 होता है कि नहीं होता है? डेढ़ क्या होता है? 1.5 होता है कि नहीं होता है? और ढाई या अढ़ाई क्या होता है? 2.5 होता है कि नहीं होता है? तो अपूर्णांक बोधक का मतलब है अधूरा अंक रहेगा। जैसे अब आपसे कोई कहने लगे कि भाई मुझे लड्डू चाहिए, तो वो कहेगा कितने? आप कहोगे आधा। आपने क्या बोला? आधा। यानी आपने लड्डू की गिनती, अब सपोज करो मैं भी खड़ा हूं, आप भी खड़े हो, मेरा वजन है 108 किलो, आपका वजन हो सकता है 70 किलो, 80 किलो। तो मेरा वजन 108 किलो क्यों है? क्योंकि जब मुझसे पूछा जाएगा कि लड्डू कितने चाहिए, मैं कहूंगा भाई 5, मैं कहूंगा 7, मैं कहूंगा 12, और आप कहोगे क्या? लड्डू चाहिए आधा, लड्डू चाहिए सवा, लड्डू चाहिए डेढ़। भाई एक और आधा दे दे मेरे को, डेढ़ दे दे। तो आप ये चीज देखने का प्रयास कर रहे हो, हम गिनती कर रहे हैं, पर हम गिनती दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। पूरे अंकों के माध्यम से भी कर सकते हैं और अधूरे अंकों के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो अधूरे अंकों के माध्यम से जो गिनती होती है किसी चीज की, वो अपूर्णांक बोधक में आता है, और पूरे अंकों के माध्यम से होता है तो वह पूर्णांक बोधक में आता है। बताइए, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? मुझे लगता नहीं है कोई डाउट रहा होगा। हाँ बताइए, बताइए एक बात। स्माइल अगर आपके चेहरे पर आई है तो स्माइल के साथ थम्स अप करिए कि सब चीजें। बेटे पढ़ने के पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन वगैरह सब हो जाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो। बताइए दोस्तों, इज एवरीथिंग क्लियर? बताओ। हाँ, नहीं मेरे को समोसे अच्छे लगते हैं, मैं खा लेता हूँ 1-2 महीने, पर मैं अभी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के बाद, अभी परीक्षा हो जाएगी ना 14-15 मार्च की, तो 8-9 तक बहुत व्यस्तता चल रही है। उसके बाद फिर ये वजन कम करेंगे, 108 से इसको लाएंगे 80-90 के बीच में लाएंगे। हाँ, बहुत शानदार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये है एक्चुअल में गणनावाचक, ये है हमारा गणनावाचक। अब हम चलते हैं दूसरे पे, जिसका नाम है कर्मवाचक। जिसका नाम क्या है बाबू? जिसका नाम है कर्मवाचक, जिसका नाम है कर्मवाचक। क्या है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त। आपकी स्माइल देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्यारे बंधु, और मुझे लग रहा है कि ठीक है, जो प्रयास किया जा रहा है वो बढ़िया हो रहा है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपके पास जरूर कोई ना कोई किताब होगी, आपके पास नहीं है तो किताब रखिए आप।
ठीक है, या तो आपके पास जो भी किसी भी प्रकाशन की आप वो रख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप RWA की भी किताब मंगा सकते हैं, हिंदी की किताब आती, अच्छी किताब है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर कोई भी किताब आपके पास चल जाएगी, पर लेटेस्ट उठा लाइए। और क्लास पढ़ने के बाद जब भी आपको टाइम मिले तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका रिविजन करके और क्वेश्चन कर डालिए तुरंत, जैसे ही टाइम मिले। भाई साहब आपको 70-80% याद हो जाएगा, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं आप। तो यहां पर देखो दूसरा है क्रमवाचक। क्या है? दूसरा है क्रमवाचक। तो क्रमवाचक देखो, पॉइंट पकड़ो तो पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, वाचक। वाचक मतलब बताने वाला। वाचक मतलब क्या है बाबू? वाचक है बताने वाला, वाचक है बताने वाला। और यहां पर लिखा है क्रम। क्रम क्या होता है? क्रम कहा जाता है सीक्वेंस को। किसको कहते हैं? सीक्वेंस को, है ना। सीक्वेंस को क्रम कहा जाता है। सीरियल होता है ना, सीरियल, सीरियल कहते हैं, सीरियल, ये सीरियल नंबर बोलते हैं। तो जब हम क्या बोलने का प्रयास करते हैं कि भाई इन सारे टॉपिक्स को सीरियल में लगाओ, सीरियल में लगाओ। सपोज करो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, सपोज करो एक उदाहरण मैं देता हूं और आपसे ही पूछूंगा। उदाहरण मैं देता हूं आपको कि इस रूम में मान लिया कि आप में से मैंने कुछ बच्चों को बुलाया कि भाई बच्चे यहां आ जाओ, इतने बच्चे यहां पर आ गए, ओके आ गए, डन। मैंने कहा भाई लाइन में लग जाओ। तो सपोज करो यहां पर लाइन लगनी शुरू हुई, यहां पर ये 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, मान लिया 10 बच्चे खड़े हुए हैं। और भाई साहब मैं खड़ा हूं यहां पर, मैं खड़ा हूं यहां पर, ये ठीक है, मैं खड़ा हूं यहां पर, और ये मेरा चेहरा हमेशा ऐसा रहता है, स्माइल के साथ रहता है। तो सपोज करो ये पहले नंबर पर खड़ा है, ये दूसरे पर खड़ा है, ये तीसरे पर खड़ा है, ये चौथे पर खड़ा है, ये 5वें पर, ये 7वें पर, ये 8वें पर, ये 9वें पर और ये 10वें पर। तो अब आप देखो यहां पर 10 लड़के, अब 10 बच्चे खड़े हुए हैं, 10 बच्चे यहां पर खड़े हुए हैं। और सपोज करो आप भी मेरे साथ में यहीं खड़े हो, ठीक है। ये तो हूं मैं, ये तो हूं मैं, और भाई साहब ये हो आप, ये हो आप, ये हो आप। तो आप कुछ उदास से लग रहे हो, क्यों? क्योंकि आज पेट ठीक से साफ नहीं हुआ, टेंशन बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं चल भाई तेरे को एक गेम खिलाता हूं। मैं तुमसे कहता हूं कि इस वाले बच्चे को बुलाओ, ठीक है, इस वाले बच्चे को बुलाओ। तो आप क्या कह करके बुलाओगे बताओ। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इस बच्चे को बुलाओ, इस बच्चे को, मैंने कहा इस बच्चे को बुलाओ, तो आप इस बच्चे को क्या कह करके बुलाओगे ये बता दो मुझे। आप लगाओ दिमाग, आंसर चाहिए मुझे आंसर चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप इस बच्चे को, और इसका नाम नहीं जानते हो आप, तो आप इसको क्या कह करके बुलाओगे? और ये कह करके नहीं बुलाना ए तुम यहां जाओ, ये कह करके नहीं बुलाना है ए तुम इधर आओ, नहीं। आपको कुछ कह करके इसको बुलाना है। क्या कह करके बुलाओगे बताओ, देखूं क्या आंसर आ रहा है। हाँ, क्या कह करके बुलाओगे? हाँ, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। हाँ, आंसर नहीं आया अभी आपका, बताओ। हाँ, बहुत, क्या बोला आपने? बोला छठा नंबर यहां पर आ जाए, छठा नंबर। आपने क्या बोला? आपने बोला छठा लड़का यहां पर आ जाए। अगर मैं कहूंगा आपको कि इसको बुलाओ, तो आप क्या करोगे? तीसरा लड़का यहां पर आ जाए। आपसे कहा जाएगा इसको बुलाओ, तो आप क्या कहोगे? नौवां लड़का यहां पर आ जाए। क्या आ जाए? नौवां लड़का यहां पर आ जाए। अगर मैं कहूंगा इसको बुलाओ, तो आप क्या कहोगे? पहला लड़का यहां पर आ जाए। तो जब कोई चीज क्रम में होती है तो उसको इस तरह बुलाया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 24वां, 100वां, 1000वां, ठीक है, वहां लगा होता है, ठीक है, वहां लगा होता है। तो सीधी सीधी बात है, क्रमवाचक विशेषण क्या होता है? जो क्रम यानी कि सीक्वेंस का बोध कराता है, जो क्रम का बोध कराता है। जो क्या करता है मेरे भाई? जो क्रम का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रमवाचक विशेषण। तो हमने, अब आप नोटिस करो, ये संख्यावाचक के अंतर्गत ही जा रहा है, पर संख्यावाचक के अंतर्गत भी हमने एक सीक्वेंस को दिखाने का प्रयास किया, एक क्रम को दिखाने का प्रयास किया, पहला, दूसरा, 7वां, 10वां आदि आदि। इज दैट क्लियर? बताओ, समझ में आई बात?
समझ में आई बात? बहुत बढ़िया मेरे सारे बच्चों ने। हाँ, छठवां नंबर यहां आ जाओ, या शब्द बोलेंगे छठा लड़का, यहां आ जाओ। कौन सा? अब आपने क्या बोला होगा यहां पर? अब छठा है तो छठा के साथ में आपने क्या बोला होगा? छठा लड़का। तो देखो, लड़के के बारे में आपने बात करी कि छठा, जैसे आपने बात करी नौवां लड़का, तो नौवे लड़के के बारे में नौवां बात करा। सेम ऐसे ही ये तीसरा लड़का और पहला लड़का। तो आप देखो, ये सब के सब विशेषण है, संख्यावाचक है, और संख्यावाचक में भी ये क्रम को बताने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। ये इतना सिंपल है, क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत सरल है। ठीक है, बहुत सिंपल। उसके बाद हमारा अगला, अगर हम चले अगले पे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, अच्छा पढ़ने और पढ़ाने में समय लगता है, घास काटने और कटवाने में ज्यादा समय नहीं लगता। घास एक कक्षा में, 1.5 कक्षा में काटा जा सकता है। हाँ हाँ, कुछ जो चीजें हैं वो एडिशनल हैं, वो जब हम प्रैक्टिस सेट वगैरह करेंगे तब उसमें चीजें आपकी आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी हम बेसिक्स से एडवांस की तरफ चीजों को लेकर चल रहे हैं। सारी चीजें कभी भी क्लास में कंप्लीट नहीं होती है, कुछ चीजें क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरी होती है। अब तीसरे नंबर पर जो हम लिख रहे हैं मेरे भाई, वो है आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति, है ना? आवृत्ति, ये क्या है? आवृत्तिवाचक। तीसरे नंबर पर हम लिख रहे हैं आवृत्तिवाचक। कौन सा लिख रहे हैं बाबू? आवृत्तिवाचक हमारे द्वारा लिखा जा रहा है। अब आवृत्ति वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब होता है बताने वाला। ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं कई बार से, बताने वाला। और आवृत्ति का क्या मतलब होता है? आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना। क्या होना? रिपीट होना। रिपीटेशन को आवृत्ति कहा जाता है। आपने देखा होगा कि कौन सा ऐसा अलंकार है, मुझे बताइए, कौन सा ऐसा अलंकार है जहां पर रिपीटेशन होता है, जहां पर आवृत्ति होती है? कुछ लगाओ दिमाग। हाँ, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। कुछ बताओ मेरे भाई कि आवृत्ति कहां पर होती है, आवृत्ति कौन से अलंकार में होती है, बताना एक बार। आवृत्ति और आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना। रिपीट होने को क्या कहा जाता है? बार बार आना कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को बार बार आना कहा जाता है। बार बार आना कहा जाता है। तो अनुप्रास अलंकार में, बिल्कुल मेरे भाई, आंसर आ गया आपका। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? आवृत्ति होती है। और आपने शायद आज से पहले इस चीज को सुना हो, देखा हो। अनुप्रास जो शब्द है, अनुप्रास जो शब्द है, इसका अर्थ ही होता है आवृत्ति। अनुप्रास का मतलब होता है आवृत्ति, इसीलिए अनुप्रास में रिपीटेशन होता है, वर्णों का बार बार वो आते हैं। अब यहां पर देखो, इसका नाम है आवृत्तिवाचक, यानी कि यहां पर रिपीटेशन हमको देखना पड़ेगा। सपोज करो आप थोड़ा देखने का प्रयास करो। मेरे पास क्या है? यहां पर एक निशान लगा हुआ है और यहां पर एक निशान लगा हुआ है, और मुझे कुछ नहीं पता कि यहां पर क्या चीज है, ये निशान कितना है, ये दूरी को नाप रहा है। सपोज करो ये दूरी को नाप रहा है, दूरी को नाप रहा है। तो मैं आपके पास क्या आया? मैं आपके पास धागा लेने आया। बचपन में हम धागा लेने जाते थे, हमारे घर वाले भी मंगाते थे कि भाई इस टाइप का धागा, क्योंकि पहले जो हमारी माताजी हैं, हमारे माताजी वाली जो जनरेशन है, वो सिलाई कढ़ाई बुनाई इत्यादि घर में ही करती थी। या आप कुछ भी चीजें लेने जा रहे हो तो वो नाप करके मिलती थी। तो सपोज करो हम धागा लेने गए, तो उसने कहा कितना धागा चाहिए, लोगे भाई तुम मापो, मैं बता दूंगा तुमको। तो सपोज करो वो इसका एक रिपीटेशन लेता है, यहां से यहां तक एक रिपीटेशन लेता है। धागा है, धागे को यहां से पकड़ यहां कर नापता है। वो कहता है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, इससे डबल चाहिए। अब आप सुनने वाली बात, अब दुकान वाले ने धागा यहां से लेकर के यहां तक नाप दिया। उसने पूछा क्या तुमको इतना चाहिए? क्या तुमको इतना चाहिए? क्या तुमको इतना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं, मेरे को इतना नहीं चाहिए, मेरे को डबल चाहिए इससे। तो डबल को वो क्या बोलेगा कि भाई अच्छा डबल चाहिए, तो डबल को क्या बोला जाएगा? या मैं बोलूंगा इससे ट्रिपल चाहिए। मुझे नहीं पता है कि क्या शब्द प्रयोग होता है हिंदी में, मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा हूं, तो मैं कहूंगा डबल चाहिए। तो डबल शब्द के लिए वो क्या इस्तेमाल करेगा, वो आप बताओ। डबल शब्द के लिए वो क्या इस्तेमाल करेगा? अच्छा ये धागा इतना नहीं, इससे डबल चाहिए, तो क्या शब्द आएगा? क्या शब्द आएगा? बताना एक बार, क्या शब्द प्रयोग होगा? एक कमेंट दिख जाए मेरे को, क्या शब्द प्रयोग होगा, मैं जानना चाहता हूं आपसे। हाँ, डबल, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बताओ।
शानदार। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं कहूंगा मुझे डबल चाहिए तो वो तुरंत क्या कहेगा, वो तुरंत कहेगा अच्छा तुम्हें इससे 2 गुना चाहिए, अच्छा तुम्हें इससे तिगुना चाहिए, अच्छा तुम्हें इससे चौगुना चाहिए, अच्छा तुम्हें इससे 5 गुना चाहिए, 5 गुना। तो जब जहां पर चीजें कैसी होती हैं, गुना, गुना का मतलब है रिपीटेशन, आवृत्ति का होना, 2 गुना, और 2 गुना के लिए ही 2 शब्द होते हैं, इसी में दूना आ जाता है और यही दुगना आ जाता है, दुगना, ये सब शब्द आ जाते हैं। तो जब हम रिपीट करते हैं चीजों को तो फिर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना, 30 गुना, इस तरह से चीजें चलती हैं। तो रिपीटेशन जहां पर होता है तो आप देखने का प्रयास करो, 2 गुना, तिगुना शब्द है, ये रिपीटेशन को दिखा रहा है, परंतु आप देखो यहां पर ये संख्या के बारे में भी जिक्र कर रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुना, गुना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आवृत्ति तो वे शब्द जो आवृत्ति को बताते हैं, वे शब्द जो आवृत्ति का बोध कराते हैं, जो क्या करते हैं मेरे भाई, जो आवृत्ति का बोध कराते हैं, जो क्या करते हैं, जो आवृत्ति का बोध कराते हैं, जो आवृत्ति का बोध कराते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको आवृत्ति बोधक कहा जाता है, आवृत्ति बोधक कहा जाता है। तो आवृत्ति बोधक को आपने जान लिया, देखने का प्रयास कर लिया, उदाहरण है ना, उदाहरण नहीं, ये इसको ऐसे ही लिखना चाहिए, इसको ऐसे ही, क्योंकि ये तो शब्द ही है, यहां पर मैंने उदाहरण लिखा है क्या, हाँ ये तो समझाने के लिए था, पर मूल चीज आपकी आ गई, पहला और तीसरा वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां इसको समझने के बाद हमने क्रमवाचक को समझा, आवृत्तिवाचक को समझा, चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है, द 4th नंबर इज समुदायवाचक। कौन सा आ जाता है, समुदायवाचक। समुदायवाचक, और वाचक का मतलब बताने वाला, और इसमें लिखा है समुदाय, समुदाय, समुदाय। समुदाय क्या होता है, समुदाय को ही समूह कहा जाता है, इसी को ग्रुप कहा जाता है। यानी कि जब हम ग्रुप के माध्यम से क्या कर रहे हैं, संख्या का बोध करवा रहे हैं, है ना, या संख्या का प्रयोग ग्रुप में कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप सपोज करो, जैसे आप सपोज करो, उदाहरण मैं आपको देता हूं, उदाहरण में देता हूं, आंसर आपसे ही निकलवाऊंगा, आंसर आपसे निकलवाने की कोशिश करूंगा। सपोज करो ये आप खड़े हो, ठीक है, ये कौन खड़े हो, ये आप खड़े हो, और अब पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सीखते सीखते आपको अच्छा लगने लगा है, अच्छा लगने लगा है। अब आपको लग रहा है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, आपका यूपी पुलिस में नंबर आ जाएगा। बट यहां पर क्या चीज है, यहां पर अभी ये लड़के और खड़े हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कहां करें, कैसे करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो अब आप इनको कैसे बुलाओगे, मुझे बात बताओ। जैसे आपको इनका नाम नहीं पता तो ये क्या है भाई, एक से ज्यादा हैं तो लड़के हैं, तो तुम इनको क्या कहोगे। जैसे मैं एक उदाहरण यहां पर लिख देता हूं कि तुम डैश लड़के यहां आओ, तुम डैश लड़के यहां आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। इस स्थान पर स्पेसिफिक क्या भरा जाएगा वो मुझे चाहिए। आपके पास ये सामने 2 लड़के खड़े हुए हैं और तुम इनको अपने पास बुलाना चाहते हो, तो इसके और बताना चाहते हो कि पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कहां करें, तो तुम डैश लड़के यहां आओ, क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, क्या क्या कह करके बुलाओगे इनको, क्या कह करके बुलाओगे इनको। हाँ, दिखा नहीं मुझे अभी तक कमेंट। हाँ, यस यस यस, बिल्कुल, तुम दोनों यहां आओ। क्या बोला हमने, तुम दोनों यहां आओ। सपोज करो यहां पे क्या होता, यहां पे 2 की जगह 3 खड़े होते, तो तुम तीनों यहां आओ। अगर 3 की जगह 5 होते तो तुम पांचों यहां आओ। तुम ये 6 होते तो तुम 6 यहां आओ। तुम 7 यहां आओ। तुम 10 यहां आओ, 10। तो आप देखने का प्रयास कर रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, ये समुदायवाचक में तो हमने लिखा यहां पर दोनों, हमने यहां पर लिखा तीनों,
हमने यहां पर लिखा सातों, हमने यहां पर लिखा दसों, ऐसे ऐसे तमाम शब्द आपके आ जाएंगे। तो आप क्या काम कर रहे हो, जब संख्या के माध्यम से हम ग्रुप का इशारा करें, ग्रुप की तरफ इशारा करें, तब हमारा समुदाय वाचक हो जाएगा। तो वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो संख्या के माध्यम से, संख्या के माध्यम से समुदाय का परिचय दें, संख्या के माध्यम से समुदाय का बोध करवाएं, समुदाय का बोध कराएं, संख्या के माध्यम से समुदाय का बोध कराएं, समुदाय का बोध कराएं, उनको समुदाय बोधक कहा जाता है। बताओ, समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं चल रहा होगा ना मेरे भाई? हाँ, कोई डाउट तो नहीं चल रहा होगा, एकदम हर चीज क्लियर हो रही होगी, क्रिस्टल क्लियर जा रही होगी। बताओ, अब मैं जानना चाहता हूं, और अंतिम इसके बाद मैं बताऊंगा प्रत्येक बोधक। क्या बताऊंगा? प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। हाँ, अब मैं जानना चाहता हूं, इज एवरीथिंग क्लियर? फिर उसके बाद प्रत्येक बोधक के बाद हम परिमाणवाचक में जाएंगे। बताओ, बताओ मेरे भाई, सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। बताइए। हाँ बिल्कुल, लाखों भी हो जाएगा, हजारों भी हो जाएगा, वो गिनती टाइप में जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगला प्रश्न, अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा है कौन सा? प्रत्येक बोधक। क्या है मेरे भाई? प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। तो बोधक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब बताने वाला, बोधक का मतलब बोध कराने वाला। बोधक का मतलब क्या होता है? बोध कराने वाला। बोध को ही क्या कहते हैं? पता, है ना? पता, बोध कराने वाला, पता बताने वाला, है ना? उसके बारे में जानकारी देने वाला। और प्रत्येक का मतलब क्या होता है? अगर आप प्रत्येक को, प्रत्येक में संधि विच्छेद करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रति धन एक हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण है। तो प्रति एक को क्या कहा जाता है? प्रति एक को ही हर एक कहा जाता है ना? हर एक कहा जाता है, हर एक, या एक एक की श्रेणी में आपका चला जाएगा। तो सीधे ही, इसमें कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, इसमें इतना ही है जितना मैंने लिख दिया है, इसमें इतना ही है जितना मैंने लिख दिया है। जैसे आप सपोज करो यहां पर, आप सपोज करो यहां पर कि ये एक रूम है। ये क्या है? ये एक रूम है, ये एक रूम है, और इस रूम में बहुत सारे बच्चे हैं, इस रूम में बहुत सारे बच्चे हैं। ये क्लासरूम है, सपोज करो ये क्लासरूम है, ठीक है? ये क्लासरूम है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बैठ करके अपना पढ़ रहे हैं, बैठ करके अपना पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि आप में से जो खड़ूस मास्टर है कोई, वो क्लास के बाहर खड़ा हो गया, क्लास के बाहर खड़ा हो गया। इनमें से, इसमें से क्या हुआ? इसमें से किसी ने गड़बड़ कर दी। ये मास्टर जी हैं और ये मुस्कुरा तो रहे हैं पर बुद्धि खराब इनकी हुई पड़ी है। तो अगर इस रूम से हर एक बच्चे को बाहर निकालना है, तो ये क्या कह करके बुलाएगा? ये क्या कहेगा? जैसे उदाहरण एक वाक्य के माध्यम से, कि कक्षा में से, अब पूरी कक्षा खाली करवानी है, पूरी कक्षा खाली करवानी है, जो टीचर है वो बाहर खड़ा हुआ है। कक्षा में से ये डैश बच्चा बाहर आ जाए, बच्चा बाहर आ जाए, बच्चा बाहर आ जाए, बच्चा बाहर आ जाए, बच्चा बाहर आ जाए। टीचर बाहर है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर चाहता है पूरी क्लास खाली हो जाए, तो टीचर किस शब्द का प्रयोग करेगा कि कक्षा में से डैश बच्चा बाहर आ जाए? क्या बोलेगा वो? बताओ मुझे, क्या शब्द बोलेगा वो? क्या शब्द बोलेगा? क्या क्या शब्द वो बोल सकता है पूरी क्लास को खाली कराने के लिए? वो नाम लेकर के तो बुलाएगा नहीं कि राम, सतबीर, राजू, रीमा, रश्मि, प्रियंका, टिंकी, ये सब बाहर आ जाए, ऐसे थोड़ी बुलाएगा। वो क्या शब्द का प्रयोग करेगा? वो शब्द का जो प्रयोग करेगा, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, वो यहां पर 3 शब्दों का प्रयोग कर सकता है। इस स्थान पर 3 शब्दों का प्रयोग, या तो वो कहेगा कि
कक्षा में से प्रत्येक बच्चा बाहर आ जाए, या वो बोलेगा कक्षा में से हर एक बच्चा बाहर आ जाए, या वो बोलेगा कक्षा में से एक एक बच्चा बाहर आ जाए। तो बाबूजी, ये प्रत्येक, हर एक और एक एक, यही आपके प्रत्येक बोधक में आ जाते हैं। जो हर एक का बोध करवाए, जो प्रत्येक का बोध कराने की सेंस में जाए, उसको प्रत्येक बोधक कहते हैं। जो शब्द प्रत्येक का बोध कराए, 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 वह क्या होता है? प्रत्येक बोधक होता है। अब मुझे लगता नहीं है कि संख्यावाचक के अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत शानदार ढंग से चीजों को समझने का प्रयास किया है। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई, वाह, सैल्यूट है आपकी मेहनत को। इतने प्यारे बच्चे हो सकते हैं, मैं सोच नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई मेरे को परेशानी करेंगे, बट मेरे को परेशान नहीं, मुझ पर अपने प्यार की बारिश कर रहे हो आप लोग। अब देखो यहाँ पर, जहां पर हमने शुरू किया था निश्चित, ये संख्यावाचक में निश्चित, तो आप देख लो, चाहे कहीं भी गणनावाचक में एक फिक्स नंबर की बात करी, चाहे किसी भी तरह करी, क्रमवाचक में एक फिक्स नंबर की बात करी, चाहे कैसे करी, आवृत्ति बोधक में हमने फिक्स नंबर की बात करी, चाहे कैसे करी, समुदाय बोधक में भी और प्रत्येक बोधक में भी। अब यहां पर हमारा दूसरा आ जाता है कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक। क्या आ जाता है मेरे भाई? ये दूसरा भेद आ जाता है, जहां पर अनिश्चित संख्यावाचक क्या आ जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हमारा यहां पर आ गया, और हमने इसको देखने का, समझने का प्रयास किया। तो अनिश्चित, अनिश्चित यानी कि निश्चित नहीं है जो, निश्चित नहीं है जो, निश्चित नहीं है जो, निश्चित नहीं है जो, है ना, जो फिक्स नहीं है, जो क्या है? जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स नहीं है, उसी को आपका क्या कहते हैं? अनिश्चित कहते हैं। तो यहां पर सीधे सीधे लिखिए, वे शब्द जो ठीक ठीक, जो ठीक ठीक या सटीक संख्या का, सटीक संख्या का, जो ठीक ठीक या सटीक संख्या का बोध नहीं कराते हैं, बोध नहीं कराते हैं, बोध नहीं कराते हैं, बोध नहीं कराते हैं, जिनसे पता ही नहीं लगता है। जैसे हम यहां पर लिखें, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम लिखें, जैसे हमने यहां पर लिखा कई, जैसे हमने लिखा यहां पर ढेर, ढेर शब्द आ जाएगा, या ढेरों शब्द आ जाएगा, ढेरों, या हमने लिखा यहां पर ढेर सारे, क्या लिखा? ढेर सारे। हमने यहां पर लिखा बहुत, है ना, बहुत सारे, बहुत सारे, ऐसे ऐसे शब्द हम यहाँ पर लिखने का, जानने का प्रयास करें। जैसे कई लड़के, तो कई लड़के जब शब्द हमारे सामने आया, तो कई से हम क्या लगाएं? हमको कोई ठीक से नंबर का पता तो थोड़े लग रहा है, तो कई से हमको कुछ भी पता नहीं लग रहा है। जैसे इसमें हमने लिखा सभी, जैसे हमने इसमें लिखा अनेक, जैसे हमने इसमें शब्द लिखा सभी, जैसे हमने इसमें शब्द लिखा अनेक, जैसे हम इसमें सारे लिख सकते हैं, सारे, सारे। तो आदि आदि शब्द क्या हो जाएंगे? ये शब्द हमारे अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएंगे। जैसे हम इनके उदाहरण देखते हैं, हम इनको प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं, हम इनको प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा कई, जैसे हमने यहां पर लिखा ढेर, ढेरों, ढेरों लिख दिया, ढेरों। जैसे हमने यहां पर लिख दिया अनेक, जैसे हमने यहां पर लिख दिया सभी, जैसे हम यहां पर लिख देते हैं आपका, जैसे हम यहां पर लिख देते हैं आपका सारे, ठीक है, ये सारे। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो, मैं इसके सामने, ये तो विशेष, ये तो हमारे क्या आ गए? ये तो हमारे विशेषण आ गए। हम यहां पर विशेष लेने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा कई लड़के, जैसे हमने इसमें लिखा यहां पर ढेरों, ढेरों, ढेरों टीवी, ढेरों मोबाइल लिख लो, ढेरों मोबाइल, ढेरों मोबाइल वहां पर रखे थे, ढेरों मोबाइल, ढेर, ठीक है। अनेक पुस्तकें, अनेक पुस्तकें, ठीक है, अनेक पुस्तकें। सभी आदमी, सभी आदमी, सभी आदमी, और सारे सारे मंत्री, जैसे हमने लिख दिया यहां पर सारे मंत्री,
सारे मंत्री। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो, आप यहां पर समझने का प्रयास करो। लड़के हैं कई, तो कई में तो कितने भी हो सकते हैं भाई, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं कई में। उसके बाद मोबाइल ढेरों, तो जब ढेरों कहा जा रहा है तो एक फिक्स नंबर का पता नहीं लग रहा है कि 1 है, 2 है, 10 है, इतना कुछ नहीं पता लग रहा। पुस्तकें जब लिख रहे हैं हम अनेक, अनेकों शब्द कभी यूज नहीं होता है, अनेक अपने आप में बहुवचन होता है। अन एक, अन मतलब नहीं, एक मतलब एक, तो एक से ज्यादा जो है। उसके बाद आदमी कितने, सभी, तो सभी तो कितने भी हो सकते हैं भाई, सभी में कुछ पक्का पता नहीं लग रहा है कि कितने आदमी हैं। और मंत्री सारे, तो भाई कितने मंत्री थे पता ही नहीं। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करोगे कि ये जो लिखे हुए हैं कई, ढेर, ढेरों, ढेर सारे, बहुत सारे, सभी, अनेक, सारे, ये शब्द आपके कैसे हैं, ये संख्या के बारे में तो एक इशारा करते हैं, पर अनिश्चित संख्या के बारे में इनके द्वारा इशारा किया जाता है। हाँ, बताइए। हम्म हम्म बहुत बढ़िया। समझ में आ गया, बताइए। यहां तक क्लियर है? यहां तक, हाँ। हाँ, कुछ इत्यादि भी आ जाएगा, कुछ, कुछ इत्यादि, ये भी शब्द आ जाएंगे। कुछ, कुछ भी आ जाएगा। कुछ वैसे शब्द जो होता है, कुछ जो शब्द होता है, कुछ शब्द का प्रयोग, ये हम प्रयोग तो कर लेते हैं कि कुछ छात्र हैं, वो प्रयोग हो सकता है, पर कुछ जो शब्द होता है वो अधिकतर कहाँ पर जाता है, वो अधिकतर जाता है आपके अनिश्चित अनिश्चित सर्वनाम में जाता है। हाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपका चला जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर इसको देखने का प्रयास कर लिया है। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है। तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है परिमाणवाचक। कौन सा आ जाता है मेरे भाई, हमारा यहां पर आ जाता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण आ जाता है। परिमाण, तो परिमाण, देखो वाचक का मतलब भी आपको पता है और आपको विशेषण का मतलब भी पता है, और एक्चुअल में आपको परिमाण का मतलब भी पता है। परिमाण होता है क्वांटिटी, है ना, परिमाण होता है क्वांटिटी, और क्वांटिटी को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, मात्रा कहा जाता है। मात्रा मतलब कि माप तौल संबंधी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माप तौल संबंधी, माप तौल, माप तौल संबंधी, माप तौल संबंधी, जो माप तौल से रिलेटेड चीजें होती हैं उन्हीं वो ही परिमाण से रिलेटेड बातें होती। माप तौल मतलब परिमाण, माप तौल मतलब की मात्रा, इस चीज को आप ध्यान रखें, इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। तो परिमाण, हमको परिमाण की जरूरत क्यों पड़ गई, हमको परिमाण की जरूरत क्यों पड़ गई, तो परिमाण की जरूरत हमको इसलिए पड़ गई क्योंकि हम सभी चीजों को गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर हम हर चीजों को गिन सकते तो हमको एक संख्या की ही जरूरत पड़ती, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे कपड़ा है, तो आप ये थोड़ी कहोगे जाकर के कि भाई दुकान पे गए आप, अब देखो कपड़ा अगर बना हुआ है, जैसे शर्ट है, ये हम गिन रहे हैं, जैसे हम वहां पर भी गिन के आए हैं, पर कपड़े की गिनती भी हो सकती है, और कपड़ा जब आप खरीदने जाओगे तब आपको उसकी अलग स्थिति में जाना पड़ेगा। अब आपको लगेगा सर ये कैसे, तो स्थिति डिसाइड करती है कि क्या चीज है क्या नहीं। अगर आप कपड़े के पीसेस की संख्या, जैसे ये एक शर्ट है, 2 पैंट है, ये ऐसे गिनती कर रहे हो, अलग अलग बना हुआ है, और वो कपड़ा नहीं है एक्चुअली में, वो क्या है, वो आपका पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है, या आप उसको एक परिधान के रूप में ले सकते हो। तो ये क्या है, ये कपड़ा नहीं है, ये जो मैंने पहन रखा है ना, ये इसको कह देते हैं हमने कपड़े पहन रखे हैं, पर एक्चुअली में ये कपड़ा नहीं है, ये जैकेट है, ये परिधान है, ये टी शर्ट है। तो जब आप इनको गिनते हो तो हम एक आम तौर की भाषा में कह देते हैं कि एक कपड़ा, 2 कपड़ा, नहीं, पर कपड़े का मतलब क्या होता है, जिससे आप परिधान को बनाते हैं, जिनसे आपके ये वेशभूषा तैयार होती है, उसको कपड़ा कहा जाता है। तो दुकान पर जाओगे तो ये थोड़े कहोगे एक कपड़ा दे दो, भाई एक का मतलब क्या है, हालांकि वो समझ तो जाएगा क्योंकि मीटर में ही मपते हैं,
तो आप सीधे ही उससे कहोगे कि भाई एक कपड़ा दे दो, कहेगा भाई निकल ले यहां से, तुझे तो परिमाण का भी नहीं पता है। तो आप उसको जाते ही कहोगे कि 1 मीटर कपड़ा दे दो, वो समझ जाएगा, काट करके आपको दे देगा थान में से। दूसरी बात है, आप जाओगे डेयरी पर, आप कहोगे कि 1 दही दे दो, तो वो कहेगा भाई एक क्या, 1 पाव दे दूं, 1 किलो दे दूं, कितनी दही दे दूं? तो आपने देखा 1 पाव यानी कि 1 पाव पूरा क्या हो गया, एक मात्रा हो गई, एक परिमाण हो गया। 1 किलो क्या हो गया, 1 किलो आपका एक मात्रा हो गई। तो आप एक दूध नहीं मांग सकते हो जाकर, 1 दूध दे दो, 1 चीनी दे दो, ऐसा नहीं कह सकते हो। आपको वहां पर क्या बताना पड़ेगा, आपको वहां पर बताना पड़ेगा, हाँ हाँ, आपको वहां पर एक परिमाण के बारे में, एक मात्रा के बारे में जिक्र करना पड़ेगा। और सीधी सीधी बात है, इसी यही जो चीज करेगी वही आपके परिमाण में चली जाएगी। गंभीरता से आप देखते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स नहीं आते और आप गंभीरता से बैठ करके सुनते हैं। जब बिल्कुल लॉजिकल आपके आते हैं तो बात है। तो इसमें आप सीधे सीधे लिखिए और लिखने का प्रयास करिए कि वे शब्द जो माप तौल का बोध कराते हैं, क्या करते हैं, सीधे सीधे। क्योंकि अगर हम यहां पर लिख देंगे माप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराते हैं, तो अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि वे शब्द जो माप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराते हैं, तो परिभाषा क्या सेम रह जाएगी? क्या परिभाषा सेम रह जाएगी? बताओ, हां के ना? इतना बोलो, हां के ना? अगर मैं यहां पर लिख दूं कि वे शब्द जो माप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराते हैं, तो क्या परिभाषा सेम रह जाएगी? सही होगी या नहीं होगी, हां या नहीं? बताओ। अच्छा, खेत में पानी लगा, पढ़ते रहो मेरे भाई। बताओ, हां या ना? नो। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते ही मापतौल वाली वस्तुओं का बोध कराते हैं, ये ट्रांसफर हो जाएगा संज्ञा में, बोध कराते हैं, नाम का बोध कराते हैं। तो वे शब्द जो मापतोल का बोध कराते हैं, किसका? मापतोल का बोध कराते हैं। बहुत गंभीरता से चीजों को देखना चाहिए। कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम यहां पर उदाहरण लेते हैं मेरे भाई, जैसे हम यहां पर उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण में जैसे हमने यहां पर लिख दिया जल, जैसे हमने यहां पर लिख दिया जल, जैसे हमने यहां पर लिख दिया दूध, जैसे हमने यहां पर लिख दिया कपड़ा, ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिख दिया दूध, जैसे हमने यहां पर लिख दिया जल और कपड़ा। तो जैसे किसी ने, आप किसी के घर जाते हो, दोस्त के घर जाते हो, तो कहते हो यार पानी लाना, भाई कितना लाऊं यार, थोड़ा सा लिया। आपने क्या बोला? थोड़ा सा, थोड़ा जल। आपने क्या बोला? थोड़ा जल। तो ये थोड़ा जो हुआ, ये इस जल की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा यार ज्यादा सा लिया। आपने क्या बोला? आप यहां पर ही बोल सकते हो थोड़ा, या आप यहां पर कह सकते हो थोड़ा सा लिया, या आप कह दो यार प्यास बहुत लग रही है, ज्यादा सा लिया। कितना लिया? ज्यादा सा। तो ये सारी की सारी चीजें जल की क्वांटिटी के बारे में बात कर रही हैं। किसकी? क्वांटिटी के बारे में बात कर रही है। जैसे दूध के बारे में, तो दूध की क्वांटिटी क्या होगी भाई? 1 लीटर दूध। आपको क्या बोलना पड़ेगा? 1 लीटर। तो 1 लीटर जो शब्द है वो दूध की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। और अगर आप कहोगे कपड़ा, तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा। अब यहां पर आपको इस चीज का भ्रम पालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे भाई कि सर यहां पर भी तो 1 आ रहा है, यहां पर भी तो 10 आ रहा है। यहां पर एक स्वतंत्र नहीं है, यहां पर जो 1 आ रहा है वो इस लीटर के लिए आ रहा है, वो इस लीटर के लिए आ रहा है, और ये दोनों मिलकर के इसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए ये परिमाण को बता रहा है मेरे भाई। 1 लीटर मिलकर के है, अलग अलग नहीं है। तो ऐसा भ्रम कोई ना पाले कि संख्या तो सर यहां पर भी दिख रही है, तो ये नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये आपके परिमाण में आ जाएंगे, ये आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, सारा दूध, बिल्कुल, हाँ सारा दूध बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां तक आपको चीजें बताने के बाद अब आज पूरा नहीं हो पाएगा, कल इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल हमारा सारा का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो कल हम जानने का प्रयास करेंगे। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई? मुझे बताइए, क्योंकि इसको शुरू करेंगे तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा, फिर अगली कक्षा में दिक्कत हो जाएगी। बताइए, इज एवरीथिंग क्लियर? समझ में आ गया आपको सब चीज? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं? हम्म
एक बार थम्स अप करो और फिर अगली कक्षा के लिए रेडी हो जाओ। 2-4 मिनट का आपको गैप भी मिल जाएगा। हाँ, आज जितनी चीजें पढ़ी हैं क्वेश्चन लगाना जा करके, और प्यारी सी स्माइल करते हुए क्लास में आओ, प्यारी सी स्माइल करते रहो, प्रसन्न रहो। आपका निश्चित कल्याण होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप परीक्षा में बैठेंगे उस दिन आप बताना कि आपको दिक्कत आई कि नहीं आई। बस आपके लिए एक शर्त है, रोज लाइव उपस्थित होना है। अगर किसी कारण से नहीं हो सकते हो तो आप कभी कभार की छूट है, कभी कभी देख सकते हो। हालांकि मैं आपको दंड क्या दूंगा, इसका दंड यह होगा कि आपकी क्लासेस छूट सकती हैं, उनका बैकलॉग तैयार हो सकता है, और बैकलॉग तैयार होने के बाद आपकी उस सारी तैयारी पर पानी फिर सकता है। तो 32,000 प्लस वैकेंसी में एक सीट इस बार हमारी है। ये बात मान लो, ये मानो कि सिलेक्शन हो गया, ये मान करके चलना है कि सिलेक्शन हो गया है। बस अपना काम बेहतर ढंग से करते जाना है ना। चलिए मिलते हैं कल अगली कक्षा में, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसके जो भेद हैं, अनिश्चित निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देन हम सार्वनामिक को एक्सप्लेन करेंगे। देन हम प्रविशेषण को, विधेय विशेषण को कल थोड़ी सी तीव्रता हमारे द्वारा बरती जाएगी, क्योंकि कल इसको हम कंप्लीट करेंगे हर हाल में। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय।